बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई वेलकम ऑल माय व्यूअर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 503 विच इज़ दी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का चैप्टर नंबर 13 और जिसका गेस्ट या जिसका लुबा मैं आपके साथ आपको के सामने पेश करने की कोशिश करूँगी और उसको टर्सली बयान करने की कोशिश करूँगी इस तरह से कि आपको तमाम पॉइंट समझ भी आ सकें और कम से कम टाइम कंज्यूम हो आपका। तो लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो टॉपिक है ये है टीचिंग ऑफ रीडिंग स्किल्स और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑल्दो इंग्लिश 503 के तकरीबन 11 से 17 या तकरीबन सारे चैप्टर्स बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, लेकिन कंपैरेटिवली आसान हैं और लेकिन लेंथी बहुत ज़्यादा है। लिहाजा हमें जो चीज़ें यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि जो मैं पहले ही चैप्टर शुरू करने से पहले बता दूँ कि जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं ख़ास तौर पे एमसीक्यूज़ के लिए, और अगर आपने क्वेश्चन आंसर भी तैयार करने हैं तो भी जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें। जो हाईलाइट नहीं किए उनको सिर्फ मुझसे सुन लें। अगर आपके पास कम टाइम है बेशक आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अगर बिल्कुल एग्जैक्ट तैयार करना चाहें तो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं आप उन पर फोकस करें। तो टीचिंग ऑफ रीडिंग स्किल्स कि किस तरह से एक इंग्लिश जो सेकंड लैंग्वेज L2 भी जहाँ पे भी आएगा तो समझे L2 से मुराद है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग। तो अब सेकंड लैंग्वेज जब भी हम सीख रहे होते हैं तो उसमें हमें रीडिंग में मसला आता है, जो कि मुझे भी बहुत आता था। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तक मेरे पास बहुत सारे मेरे पास डाउट्स थे जो इस चैप्टर को पढ़ने से मेरे क्लियर हुए हैं और मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा सीखा है। तो बियॉन्ड दैट कि ये आपका एक चैप्टर है और आपने पेपर के लिए से पढ़ना है, अपनी रीडिंग स्किल्स को बेहतरीन करने के लिए भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये टीचिंग रीडिंग स्किल्स है कि किस तरह से रीडिंग स्किल्स बच्चों के अंदर पैदा की जाएँ। ये जो कि ELT टीचर्स के लिए ही खास तौर पर लिखा गया है कि किस तरह टीचर बच्चों के अंदर रीडिंग स्किल डिवेलप करें। तो रीडिंग बेसिकली होती क्या है? रीडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम रिटन टेक्स्ट। कॉम्प्रहेंड का मतलब क्या होता है? समझना, काबिल फ़हम बनाना किसी चीज़ को अपने लिए, यानी इंटेलिजिबल कर लेना किसी चीज़ को। तो कितनी वो चीज़ कितनी इंटेलिजिबल है हमारे लिए, कितनी कॉम्प्रहेंसिबल है, कितनी कंसीवेबल है, कितना हमें समझ आ रही है, इसको कॉम्प्रहेंड करना कहते हैं। एंड एक्टिवली रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट इज देयर। तो ये रीडिंग है जो हम पढ़ें उसका मतलब हमें समझ आए, उसके बारे में हमसे कुछ पूछा जाए तो हमें उसका जवाब भी आता हो। अब इट इज़ कॉम्प्लेक्स स्किल रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ अ नंबर ऑफ इंटररेटेड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें हमें कोई बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो ये इन कुछ इंटर रिलेटेड कोऑर्डिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी हैं जो आपस में मिलकर काम करेंगी तो ही हम रीडिंग स्किल डेवलप कर सकेंगे, ऐसे में फ़ायदा होगा। वो क्या है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, सेकेंडली जो इन्फॉर्मेशन सजेस्टेड बाय टेक्स्ट बीइंग रेड, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले है और जो इन्फॉर्मेशन हम इसमें नहीं पढ़ने वाले हैं उन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करें, जोड़ें, पहले वाले नॉलेज के साथ उसको शामिल करें। इन कंटेक्स्ट ऑफ द रीडिंग सिचुएशन, कि रीडिंग सिचुएशन जो भी रीडिंग सिचुएशन का कंटेक्स्ट है वो क्या है। यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरनेट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, यानी कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब कंटेक्स्ट ऑफ रीडिंग सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपका लेयर में, यानी फुर्सत के लम्हात में अपनी खुशी के लिए पढ़ रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ें कंटेक्स्ट, या आप लाइब्रेरी में बैठकर या कोई बहुत फॉर्मल चीज़ पढ़ें, तो कंटेक्स्ट ऑफ द रीडिंग सिचुएशन आप किस सिचुएशन में पढ़ें, इस तरह एग्जिस्टिंग नॉलेज और न्यू नॉलेज आपको मिल रहा है। अब रीडिंग इन्वॉल्व्स वर्ड रिकग्निशन, यानी आप जो जुमले पढ़ें, यानी ये जो हमने पढ़ा इसमें हम वर्ड्स को रिकग्नाइज करें कि ये वर्ड है, ये हमारी वोकैबुलरी में शामिल है, ये नहीं है। वर्ड को रिकग्नाइज करें, उसको कॉम्प्रहेंड करें, उससे समझें, और फिर कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाइंग वर्ड्स एंड मेकिंग मीनिंग सो दैट रीडिंग इज ऑटोमेटिक, यानी फिर इन दोनों चीज़ों को मिलाएं। वर्ड्स को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर इनको कॉम्प्रहेंड करें, इस तरह से वर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, रिकग्नाइज करें और कॉम्प्रहेंड करें कि हमारी रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट और फ्लुएंट हो जाए, कि बिल्कुल हमें ग्रामेटिकल टर्म्स की भी समझ आती जाए और हम लोगों को बीच में रुके भी नहीं, कोई रुकावट महसूस ना हो, बल्कि कॉन्टीन्यूसली पढ़ते जाए। अब यहाँ पर है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव और इसी तरह से एक्सटेंसिव लिसनिंग और इंटेंसिव लिसनिंग हम पिछले चैप्टर से पढ़ चुके हैं। दिस चैप्टर इज प्योरली अबाउट रीडिंग। तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग, तो अ टीचर encourages to students to choose for themselves what they read and do so for pleasure and general language improvement। तो यहाँ पर एक्सटेंसिव इंटेंसिव का एक बहुत बहुत
टर्स बहुत प्रिसाइज डिफरेंस दिए हुए हैं कि एक्सटेंसिव रीडिंग क्या कौन सी होती है, जिसमें जो स्टूडेंट है जो रीडिंग सीखना चाहता है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है जो रीडिंग सीखना चाहता है, तो वो अपनी चॉइस की कोई भी नॉवलेट, कोई भी नॉवल अपनी पसंद का, कोई भी रिसाला इंग्लिश में, चूँकि हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, या उर्दू सीखना चाहते हैं तो उर्दू का, तो बट हियर वी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश का कोई भी रिसाला, कोई भी चीज़ ले और उससे अपनी इंजॉयमेंट के लिए अपनी पसंद का कोई सा भी टॉपिक उठा ले, कोई सी भी बुक उठा ले, पॉलिटिक्स उसे पसंद है, पॉलिटिक्स, फिलोसफी, व्हाटएवर ही लाइक्स, कुछ भी पढ़ सकते हैं। इंटेंसिव रीडिंग ये होती है जिसमें जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि ये मटेरियल आपने पढ़ना है, और उस मटेरियल को पढ़ने की वजह क्या होती है, उसमें सिर्फ इसके दो वजूहत हैं, या तो जो एक्सटेंसिव रीडिंग, या तो हम प्लेयर के लिए दो, या एक तो हम प्लेयर के लिए पढ़ रहे होते हैं, दूसरा जनरल लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए, रीडिंग को बेहतर करने के लिए, ग्रामेटिकल टर्म्स सीखने के लिए, वोकैबुलरी सीखने के लिए। तो ये जनरल लैंग्वेज है बस कि हमारी रीडिंग अच्छी से अच्छी हो जाए। लेकिन जो इंटेंसिव रीडिंग है, इट इज़ टीचर चोजन एंड डायरेक्टेड, इट इज़ डिजाइन टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डेवलप स्पेसिफिक रिसेप्टिव स्किल्स। अच्छा, रिसेप्टिव स्किल्स क्या है, यानी जो चीज़ हम रिसीव करें, यानी हम रीड करें तो हमें कितनी समझ आ रही है, हम लिसन करें तो हमें कितनी समझ आ रही है। तो रिसेप्टिव स्किल्स को बेहतर करने के लिए अपनी, यानी हम खास तौर पे कोई फॉर एग्जांपल हमने पॉलिटिक्स के किसी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, तो हम फिर वो बुक उठाते हैं, उसके अंदर जो फॉर्मल चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, जॉट डाउन करते हैं, उन्हें अच्छी तरह समझते हैं, या फिर हमने कोई ख़ास तौर पर बुक इसलिए उठाई कि हम देख सकें कि ये फॉर एग्जांपल वुड हैव बीन ए ग्रामर का स्ट्रक्चर है, ग्रामर का जो मॉडल वर्ब्स हैं, ये जब सब इकट्ठे होते हैं तो इनका क्या यूज़ होता है, यानी कि इनके पीछे कोई ख़ास मकासद होते हैं प्लेयर और जनरल लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के अलावा। अब सच एज रीडिंग फॉर गेस्ट, यानी कि अब इसकी मिसालें क्या हैं कि हम किसी खास मकसद के लिए पढ़ रहे हैं अपने रिसेप्टिव स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि गेस्ट, जिसको हम स्किमिंग भी कहते हैं, यानी कि जल्दी से हम एक टॉपिक को पढ़ें और उसका खुलासा हासिल करने के लिए हम पढ़ें, कि कोई भी फॉर एग्जांपल हम आर्टिकल पढ़ें, नॉन न्यूज़पेपर से फॉर एग्जांपल आर्टिकल पढ़ें, उसको जल्दी से रीड डाउन करें, उसका गेस्ट लेने के लिए, उसका लुब-ए-लुबाब खुलासा हासिल करने के लिए, या फिर हम कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन स्कैन कर रहे हैं कि हमें फॉर एग्जांपल हम कोई ज़ल्ज़लों पर रिसर्च कर रहे हैं, पाकिस्तान में कब-कब ज़ल्ज़ले आए, तो जब एक पूरे ज़ल्ज़लों का टॉपिक है उसमें से हम स्कैन कर लेंगे कि इस साल इतना ज़ल्ज़ला आया, इसका ये रेशो थी, इतनी डेक्टोल वगैरह वगैरह। रीडिंग फॉर इन्फेरेंस, यानी कोई भी हम नतीजा अखज़ करने के लिए पढ़ रहे हों। अब reading purpose comprehension. Reading is purposeful activity. Purpose for reading guide for the reader's selection of text. A person may read in order to gain. अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये जो दोनों, इनमें दोनों चीज़ें शामिल है कि एक्सटेंसिव रीडिंग हम करें या इंटेंसिव रीडिंग करें। कैसे कि अ पर्सन मे रीड इन ऑर्डर टू गेन इन्फॉर्मेशन और वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज। इसका मतलब है कि हम पढ़ रहे हैं तो खालिसतन सिर्फ प्लेयर के लिए, जनरल रीडिंग को, लैंग्वेज को बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि किसी खास इन्फॉर्मेशन, नॉलेज को हासिल करने के लिए, किसी के आइडियाज़ को क्रिटिक करने के लिए, कि इस बंदे ने कैसे लिखा है, इसको कंपेयर करने के लिए, या सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, और टू इन्हांस नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज बीइंग रेड, उस लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये एंजॉयमेंट लैंग्वेज इम्प्रूव करने के लिए, तो ये एक्सटेंसिव है। पर्पस फॉर रीडिंग ऑल्सो डिटरमाइन्स द अप्रोप्रिएट अप्रोच टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड रीडर, कि एक अच्छे जो रीडर होता है उसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं। पहली बात तो ये कि वो एक्सटेंसिवली पढ़ता है एंड हैज़ अ फ्लेक्सिबल रीडिंग स्टाइल डिपेंडिंग ऑन व्हाट ही और शी इज़ रीडिंग, कि एक्सटेंसिवली वो पढ़ता है, जनरल लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए पढ़ता है, और एक्सटेंसिवली पढ़ने का मतलब ये कि चाहे वो ख़ास तौर पे किसी इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहा हो, लेकिन वो उससे दिलचस्पी के साथ पढ़ता है। इसके अलावा जो चीज़ उसके इंटीग्रेट्स इन्फॉर्मेशन एंड टेक्स्ट विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, उसके पास पहले ही नॉलेज होता है, फॉर एग्जांपल चाइना पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में उसे मुझे कुछ पता है, मैं जानती हूँ उसी के बारे में, लेकिन मैं कोई नया आर्टिकल पढ़ती हूँ जिसमें कोई नई चीज़ है, तो मैं उसे इंटीग्रेट करूँगी, उसके पुराने वाली चीज़ों के साथ लिंक करूँगी। और जो एक अच्छा रीडर होता है वो मोटिवेटेड होता है और एक पर्पस की, एक कॉज के तहत पढ़ रहा होता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, या मुझे अपनी रीडिंग बेहतर करनी है, या कुछ भी। रिलाइज इन डिफरेंट स्किल्स इंटरैक्टिंग, परसेप्चुअल प्रोसेसिंग, फोनेमिक प्रोसेसिंग, रिकॉलिंग। परसेप्चुअल प्रोसेसिंग क्या है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हम समझ भी रहे हैं और उसे अप्लाई करना भी जानते हैं। फोनेमिक प्रोसेसिंग यानी हमें वर्ड समझ आ रहे हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन समझ आ रही है, उनकी साउंड समझ आ रही है। अब रीडिंग एज अ प्रोसेस, रीडिंग एज अ प्रोसेस के प्रोसेस कैसे है कि ये इंटरैक्टिव प्रोसेस है, इंटरेक्शन हो रहा है, किस किस के दरमियान इंटरेक्शन हो रहा है, रीडर के दरमियान और टेक्स्ट के दरमियान इंटरेक्शन हो रहा है। टेक्स्ट प्रेजेंट्स लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स दैट एनकोड मीनिंग।
The reader uses knowledge, skills, strategies to determine what the meaning is. तो interaction है, reading process कैसे आपसे पूछा जैसे सवाल भी आ सकता है कि what how is reading a process. ये आपको पता होना चाहिए reading is a process because it is an interaction between the reader and the text कि जो कुछ लिखा हुआ है और जो रीडर है और जो कुछ लिखा हुआ है कि वो उसे क्या समझ रहा है, क्योंकि जो राइटर होता है उसने बहुत सारी चीज़ इसमें लिखी होती हैं जो रीडर के लिए नहीं होती हैं, ग्रामेटिकल रूल्स नहीं हो सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती है, कोई पैराग्राफ राइटिंग, कोई इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, और वो रीडर फिर उस टेक्स्ट को जांचने के लिए, उसको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए अपनी स्किल्स और स्ट्रेटजीज को यूज़ करता है, जो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। फिर एक्सटेंसिव रीडिंग को ख़ास तौर पर डिटेल के साथ बताया हुआ है, जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास टाइम है तो बाकी को भी रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ सेंट्रल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी कोर्स विद द गोल ऑफ बिल्डिंग एकेडमिक रीडिंग एबिलिटीज. One does not become a good reader unless one reads a lot. Read a lot. यानी यहाँ पे बताया कि एक्सटेंसिव रीडिंग वो होती है जिसका खालिसतन मकसद रीडिंग को बेहतर करना होता है, जिसमें इस वजह से क्योंकि इसका कोई ख़ास मकसद नहीं होता कि हमने ये इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये स्टेटिस्टिकल जायज़ा लेना है या मैप देखना है या कुछ भी करना है या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई रेशो देखनी है, तो जो उसका वो मतलब नहीं होता, उसका सिर्फ मकसद होता है रीडिंग को बेहतर करना। तो उसमें अपनी पसंद का कोई भी चीज़ इंग्लिश से रिलेटेड पढ़ सकते हैं, कोई नॉवेल या जो कुछ भी आप चाहें। इसके अलावा एक्सटेंसिव रीडिंग जो कि होती खालिसतन रीडिंग एबिलिटीज़ को बेहतर करने के लिए, तो कोई भी उस वक्त तक अच्छा रीडर नहीं बन सकता जब तक कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ ना ले। शुरू में रीडिंग में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि शुरू में कम आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएंगे, कंज्यूम करेंगे, फिर भी आपके मुश्किल से आधा पेज के पढ़ पाएंगे या और वजह उसकी एक तो ये कि आपने पहले बहुत ज़्यादा कम रीडिंग की आगाज़ है, इसी तरह से साथ साथ क्योंकि आपको स्ट्रेटजीज़ के बारे में नहीं पता, ये हम में से हर एक के साथ मसला है, और मेरे साथ भी है, आज तक है और आज तक शायद था मैं बोलूँ, क्योंकि और मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली इस चैप्टर से, तो वेरी लिसन इट वेरी मच केयरफुली, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। बिसाइड बीइंग अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स, तो रीड अ लॉट। और इसके अलावा अप्रोप्रिएट मटेरियल्स हैं, अच्छी लाइब्रेरीज हैं, गाइडेंस टास्क फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिससे आपकी रीडिंग, यानी आपके पास लाइब्रेरी हो, उसमें अच्छी अच्छी किताबें हों आपकी पसंद की, तो उससे आप रीड आउट करें। एक्सटेंसिव रीडिंग मटेरियल्स, बुक्स विच स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड एंड आर रीड रेडिली accessible, यानी if they're struggling to understand every word then they can hardly read for prayer, यानी कि हम ऐसी वो अगर हम सिर्फ रीडिंग की प्रैक्टिस को बेहतर करना चाहते हैं तो इनिशियली में वो किताबें पढ़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल किताबें ना हों, या अगर कोई बंदा खास तौर पर एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए कोई बुक लिख रहा है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल ग्रामर ना यूज़ करे, मुश्किल वोकेबलरी ना यूज़ करे, क्योंकि उसका मकसद वो मुश्किल ग्रामर या वोकेबलरी सिखाना नहीं बल्कि एक्सटेंसिव रीडिंग सिखाना है, यानी कि रीडिंग एबिलिटीज़ को बेहतर करना है। तो जो कि अगर इतनी मुश्किल बुक लिखी जाएगी तो स्टूडेंट बार बार बीच में रुकेगा और फिर उसके लिए मसला हो सकता है। इस तरह स्पेशली रिटन मटेरियल होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए स्पेशल मटेरियल होता है, लिटरेचर लिखा जाता है, लैंग्वेज लर्नर लिटरेचर ये पूछा जा सकता है। डे एंड बैमफोर्ड इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा है लैंग्वेज लर्नर लिटरेचर। लैंग्वेज लर्नर लिटरेचर जिसे ग्रेडेड रीडर्स भी कहते हैं, सिंप्लीफाइड रीडर्स भी कहते हैं। तो के लिए स्पेसिफिक लैंग्वेज लिटरेचर होता है लैंग्वेज लर्नर लिटरेचर। डे एंड बैमफोर्ड ने इंट्रोड्यूस करा है लैंग्वेज लर्नर लिटरेचर, जिसे ग्रेडेड रीडर्स या सिंप्लीफाइड रीडर्स भी कहते हैं। अब इसमें फिक्शन भी हो सकता है, नॉन फिक्शन एज वेल एज सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, फिक्शन क्या होता है? विच इज़ बेस्ड अपॉन इमेजिनेशन, थोड़ी या कम दर्जे के इमेजिनेशन। नॉन फिक्शन वो होता है जो फैक्चुअल हो, जो कि हकीकत के ऊपर बेस कर रहा हो, इसके बेस हो हकीकत। इसके अलावा राइटर्स अडॉप्टर्स वर्क विद इन स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ अलाउड वर्ड्स इन ग्रामर। तो ये तीनों चीज़ें, ये जो तीनों पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, ये एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए खास तौर पे जो लोग बुक्स लिखते हैं तो वो किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखें। तो यानी कि पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट मिलता है आपस में, तीसरा पॉइंट कि एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वर्ड्स हो जिनको अलाउ किया जाए कि जो इजी वर्ड्स हों और इजी ग्रामेटिकल रूल्स उसमें इस्तेमाल किए जाएँ, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल किए जाएँ, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में मुश्किल ना हो और बाद में बीच में रुकना ना पड़े। उसके बाद library facilities, it should be according level of difficulty for each text and may appear costly but is money well spent. Libraries can be in the classrooms or in the boxes and trolleys. So हमें हमारे पास एक बुक्स का अच्छा ज़ख़ीरा होना चाहिए जिससे हम अपनी चॉइस से कोई भी किताब निकाल कर पढ़ सकें, अगर हम एक्सटेंसिव रीडर कर रहे हैं, अगर एक्सटेंसिव रीडर हैं तो। अब
एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए जो एक्सटेंसिव जो रीडिंग के लिए जो खास तौर पे हमारे टीचर्स होते हैं, जिनके लिए चैप्टर खास तौर पे लिखा गया है या जो रीडर्स के लिए भी लिखा गया है कि वो बच्चों को किस तरह से अच्छा रीडर बनाएं, एक्सटेंसिव रीडिंग कैसे कराएं, तो उन टीचर की क्या खसूसियात होती हैं। रीडर की हमने खसूसियात पढ़ी कि वो एकदम फ्लेक्सिबली पढ़ता है, वो मोटिवेशन के साथ एक पर्पस होता है उसके पढ़ने का, वो पढ़ता है। टीचर का रोल क्या होता है, वो एक ऑर्गेनाइजर होता है। कैसे ऑर्गेनाइजर होता है, ही गेट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रीडिंग, फाइंड्स आउट व्हाट स्टूडेंट्स लाइक टू रीड एंड व्हाई, अमाउंट्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, क्रिएट्स अ रीडिंग लैब। यानी जो एक्सटेंसिव रीडर्स के टीचर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजर होते हैं, वो लाइब्रेरीज का इंतजाम करते हैं, वो ये देखते हैं कि बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने के लिए पसंद है, रीडर्स जिनको वो एक्सटेंसिव रीडर बनाना चाहता है, जिनकी रीडिंग फैसिलिटीज़ वो बेहतर करना चाहते हैं टीचर, तो उन लिहाज से वो अपने पास मवाद इकट्ठा करते हैं। लिटरेचर जैसे कि लैंग्वेज लर्नर लिटरेचर डे और बेमफोर्ड ने इंट्रोड्यूस कराया, तो यानी सिंप्लीफाइड लर्निंग भी जिसे बोलते हैं, तो सिंप्लीफाइड रीडर्स, गेटेड रीडर्स, तो वो टीचर उस बात का ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजर होने के अलावा टीचर ट्यूटर भी होते हैं। ट्यूटर कैसे होते हैं कि एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स हाउ टू मेक अ चॉइस ऑफ व्हाट टू रीड अकॉर्डिंग टू जॉनरा। अच्छा, इसके अलावा आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर कि ये जो लफ्ज़ है GENR, इट्स नॉट जेनरा, और आपने भी बहुत दफ़ा वर्ड सुना होगा जॉनरा, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि दिस इज़ द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड। जैसे मैं आज तक जेनर पढ़ती थी तो आई हैड नो आइडिया कि इसको जॉनरा पढ़ते हैं। जॉनरा, इट इज़ कॉल्ड जॉनरा, नॉट ए जेनर, इट्स जॉनरा। जॉनरा यानी कि कैटेगरी, ग्रुपिंग के लिहाज से, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट, टेल देम व्हाट शी एक्सपेक्ट ओवर अ पीरियड, व्हाट ही और शी। तो ट्यूटर इस लिहाज से होता है कि वो खुद सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाते बल्कि खुद भी लिटरेचर पढ़ते रहते हैं, मटेरियल्स ब्राउज करते रहते हैं, रीड करते रहते हैं कि कौन सा अच्छा मटेरियल जो बच्चों के लिए पेश किया जाए कि उनकी रीडिंग एबिलिटीज़ अच्छी हों। इसी तरह से मुख्तलिफ जॉनरास की मुख्तलिफ कैटेगोरिकल सब्जेक्ट्स की रीडिंग करते हैं और बच्चों को ये सिखाते हैं कि बताते हैं कि उनसे क्या तवक्को की जा रही है कि वो एक अरसे के बाद किस तरह उनकी रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद वो मोटिवेटर होते हैं। जो टीचर होते हैं वो मोटिवेटर होते हैं। वो टीचर बच्चों को इंस्टिगेट करते हैं, दे इंस्टिगेट द स्टूडेंट टू बी बेटर, टू इम्प्रूव देयर सेल्फ इन द रीडिंग abilities. Mashallah, pursue a student to read extensively by focusing on its benefits. Have students share and recommend reading materials to classmates. तो motivator होते हैं, allow student take books home to read, creative incentives for students to read at home. तो इसके नहीं, वो मोटिवेटर होते हैं। मोटिवेटर सिर्फ उनको इस तरह से मोटिवेट नहीं करते कि आपको फ़लाँ किताब पढ़नी चाहिए, फ़लाँ किताब पढ़नी चाहिए, बल्कि उनके लिए इस तरह पूरा माहौल फ़राहम करते हैं। और माहौल कैसे फ़राहम करते हैं कि उनको घर ले जाने के लिए, बुक पढ़ने के लिए ले जाने देते हैं कि उनकी रीडिंग इम्प्रूव, और इसके अलावा उनके लिए मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ उनके सामने पेश करते हैं कि ये स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करने से आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। जैसे कि यह टास्क है, यानी टीचर ये चीज़ें बच्चों के सामने करते हैं जिससे उनको मोटिवेट करते हैं। कैसे, वीकली रीडिंग डायरी के इस हफ्ते में आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, वीकली रीडिंग डायरी। इसके अलावा बुक रिव्यूज़ फॉर क्लास नोटिस बोर्ड। टीचर्स जो ER टीचर्स हैं, ये एक्सटेंसिव रीडिंग के जो टीचर्स हैं वो बच्चों को खास तौर पे टास्क देते हैं और उनसे बुक रिव्यू का कहा जाता है। तो जो बच्चे बुक पढ़े उसका भी बुक रिव्यू दें, रिव्यू उसका बनाएं और उसका यानी गिस्ट निकालें और प्रिसाइजली और टर्सली रिव्यू दें, जिससे क्लास बोर्ड से नोटिस बोर्ड्स पे लगाया जाए। रीडिंग रिकॉर्ड चार्ट्स बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा ओरल इंटरव्यूज़, कि क्लास जो बुक पढ़ ली जाए तो टीचर स्टूडेंट से कहे कि वो क्लास में उसको एक रिव्यू उसके साथ उसका दें, या स्टूडेंट्स के से उसके बारे में इंटरव्यू लिया जाए कि आपने इस बुक के बारे में क्या पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा, इसमें क्या अच्छी बात थी, थिंग्स लाइक दैट। इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, इट इज इन स्टार्क कंट्रास्ट विद एक्सटेंसिव रीडिंग, क्योंकि एक्सटेंसिव रीडिंग खालिसतन रीडिंग एबिलिटीज़ को बेहतर करने के लिए होता है, लेकिन इंटेंसिव रीडिंग इसके पीछे, इस रीडिंग के पीछे एक बहुत ख़ास मकसद होता है, और वो ख़ास मकसद जनरल रीडिंग एबिलिटीज़ की बेहतरी नहीं बल्कि एक और मकसद होता है विद स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क। वो मकसद भी होता है कि लैंग्वेज रीडिंग एबिलिटीज़ बेहतर हों, लेकिन बड़ा मकसद होता है कोई ख़ास स्किल सीखने के लिए, कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन, कोई ख़ास टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए। It helps students reasons for introducing IR sequences in class. So, students use practice specific skills such as skimming for general understanding or GIST or scanning to extract specific information. On the other hand, we can get students to read text for communicative purposes as part of other activities as source of information, specific uses of language.
तो जब रीजन आई आर सीक्वेंसेस, आई आर रीडिंग का फिर क्या मकसद है? अगर इसके रीडिंग, इससे भी रीडिंग तो एक तरफ बेहतर होती है, लेकिन इससे साथ साथ मुख्तलिफ स्किल्स, जैसा कि अगर हमने एक पॉइंट पर उसको स्किम कैसे करना है, उसको स्कैम कैसे, जिसको मैं इंशाल्लाह आगे पेश करूँगी, ये बस नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। तो उससे यानी उसका खुलासा कैसे हासिल किया, उसका निचोड़ कैसे हासिल किया जाए, उसको स्किम और स्कैन कैसे किया जाए, और इसी तरह से लैंग्वेज के ख़ास यूज़ जैसे कोलोकेशंस हैं या जिस तरह से इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, तो उनको किस तरह से यूज़ किया जाए। That is all with this video. Inshallah ta'ala, remaining topics will be covered in the next video. Till that, take care of your health. Allah Hafiz.